नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपना टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका। देखिए, कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, उनमें से एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका नाम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अपन देखें तो जो इसका नाम बाइफरकेट करके देखते हैं तो एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम इनमें देखते हैं। तो एंडो का मतलब होता है इंटरनल, प्लाज्मिक साइटोप्लाज्म और रेटिकुलम मतलब नेटवर्क। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी डेफिनेशन अपन देखें तो साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जाल रूपी संरचना को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। लेकिन ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कोशिका द्रव्य में एक यूनिट मेम्ब्रेन की जो बनी हुई इकाई के रूप में पाई जाती है और ये तीन रूपों में पाई जाती है, तीन संरचनाओं से मिलकर पाई जाती है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। सर्वप्रथम कुछ वैज्ञानिकों ने प्रकाश माइक्रोस्कोप या सामान्य सूक्ष्म दृष्टि की सहायता से इसका अध्ययन किया और ये कोशिका द्रव्य में तंतु रूपी संरचनाओं के रूप में पाई गई और इसका नाम एर्गोस्टोप्लाज्म दिया गया। एर्गोस्टोप्लाज्म दिया। लेकिन इसके बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से कुछ वैज्ञानिक जैसे कि पोर्टर और क्लाउडेन ने ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अध्ययन किया और इसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया और कहा कि ये कोशिका द्रव्य में यूनिट मेम्ब्रेन की बनी हुई एक तंतु में संरचना होती है जो सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स की बनी होती है। और ये कोशिका द्रव्य में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो कोशिका द्रव्य में केंद्रक से लेके ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है कोशिका की, वहां तक एक जालनुमा संरचना में पाई जाती है, वहां तक एक जालनुमा संरचना के रूप में पाई जाती है। इस वजह से इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका के साइटोप्लाज्मिक जालनुमा संरचना के रूप में पाई जाती है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्तनधारियों की आरबीसी और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को छोड़कर सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, यूनिट मेम्ब्रेन की बनी हुई संरचना के रूप में पाई जाती है। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर संरचना की अपन बात करें तो ये तीन प्रकार की संरचनाओं के रूप में पाई जाती है। पहला है सिस्टर्नी लंबी, पतली और चपटी नलिकाओं के रूप में होती है। लंबी होती है, पतली होती है और चपटी नलिकाओं के रूप में होती है। लंबी, पतली और चपटी नलिकाओं के रूप में होती है और ये आपस में भी जुड़ी रहती है। सिस्टर्नी जो होती है लंबी होती है, पतली होती है और चपटी ल्यूमिनल नलिकाओं के रूप में होती है। इसमें अंतरावकाश भी होता है और ये जो नलिकाएं होती है ये आपस में भी जुड़ी हुई होती है। इनका जो व्यास होता है वो लगभग 40 से 50 मिली माइक्रोन व्यास की सिस्टर्नी पाई जाती है। सिस्टर्नी की ये विशेषता होती है कि जिन कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण अधिक मात्रा में होता है, उन कोशिकाओं की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी अधिक संख्या में पाई जाती है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो संरचना का सेकंड जो पार्ट का वो है वेसिकल्स। सेकंड पार्ट है वेसिकल्स या तो अंडाकार या गोलाकार होती है। ये 50 से 500 मिली माइक्रोन व्यास की संरचनाएं होती है जो ल्यूमिनल होती है। तीसरी होती है वो होती है
ट्यूब्यूल्स। तीसरी संरचना है वो है ट्यूब्यूल्स। ये एनीमिक आकार की नलिकाएं होती है जो एनीमिक रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई होती है तथा ये 40 से 50 मिली माइक्रोन व्यास की होती है। देखा जाए तो ये जो तीनों संरचनाएं होती है सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स, जो कोशिका विभाजन करती हुई कोशिका विभाजन करती हुई कोशिका में साइकिल के दौरान तीनों ही पाई जाती है। अब ये जो कोशिका में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो कोशिका द्रव्य को एक अपनी झिल्ली में परिबद्ध किए हुए रहती है। इस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका द्रव्य को दो भागों में डिवाइड करती है। पहला तो भाग होता है वो है ल्यूमिनल पार्ट, कोशिका द्रव्य का ल्यूमिनल पार्ट, और दूसरा होता है साइटोप्लाज्मिक पार्ट या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ये जो ल्यूमिनल पार्ट होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमन होती है जो झिल्ली द्वारा परिबद्ध रहता है, और जो दूसरा जो रिमेनिंग जो पार्ट होता है वो साइटोप्लाज्म होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं रहता, इसको साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। इस वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की उपस्थिति से जो कोशिका का कोशिका द्रव्य होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है। पहला होता है सी फेस और दूसरा होता है ल्यूमिनल फेस। पहला है सी फेस और दूसरा है ल्यूमिनल फेस। सी फेस ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, सी फेस साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स वाला होता है, और जो ल्यूमिनल फेस होता है वो ल्यूमिनल पार्ट होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली द्वारा परिबद्ध रहता है। अब जो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहली है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका नाम रफ या खुरदरी अंतःपटलीय जाली है इस वजह से पड़ा क्योंकि इसकी ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सतह पर राइबोसोम जुड़े हुए रहते हैं, जिसकी सतह पर राइबोसोम जुड़े हुए रहते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम जुड़े हुए होने की वजह से ये बाहर से ऊपर से दिखाई देने पर खुरदरी या रफ सरफेस की तरह दिखाई देती है। इस वजह से इसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन कोशिकाओं में पाई जाती है जहां पर प्रोटीन संश्लेषण अधिक होता है या यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण होता है। राइबोसोम अपनी बड़ी सबयूनिट 60S सबयूनिट की सहायता से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा जुड़ी हुई रहती है। अब राइबोसोम जो है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अपनी 60S सबयूनिट की सहायता से जुड़ा रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली द्वारा 60S सबयूनिट द्वारा जुड़ा रहता है। अब राइबोसोम भी दो प्रकार से जुड़ता है। इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ने में दो प्रोटीन सहायता करती है। पहली प्रोटीन होती है एक तो नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन, नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन, और दूसरी एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है जिसको राइबोफोरिन बोला जाता है। ये इसमें सहायता करती है। तो जो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे जो राइबोसोम अटैच होता है वो राइबोसोम दो प्रकार से अटैच हो सकता है। एक तो ये राइबोफोरिन प्रोटीन और दूसरी नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन जो न्यूली फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसकी सहायता से भी राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से
जुड़ता है। क्या होता है, ये जो नेसेंट जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन या न्यूली फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, उसका और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली के बीच संबंध होता है। ये जो नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली के बीच संबंध स्थापित होता है। दूसरा, ये जो राइबोफोरिन जो प्रोटीन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ये राइबोफोरिन प्रोटीन और राइबोफोरिन जो प्रोटीन होती है, ये सहायता करती है राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली के बीच संबंध स्थापित करने का। जहां पर राइबोफोरिन प्रोटीन उपस्थित होती है, ये एक साइट उपलब्ध करवाती है जिसे बोलते हैं राइबोसोम बाइंडिंग साइट। राइबोसोम बाइंडिंग साइट, ये जो आरबीएस राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, ये राइबोफोरिन प्रोटीन हेल्प करती है राइबोसोम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली से जुड़ने में। ये जो राइबोफोरिन जो प्रोटीन है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एब्सेंट होती है। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी सतह पर राइबोसोम के जुड़ने की वजह से ये चिकनी नहीं रहती और ये खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। दूसरी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। इस वजह से इसकी सतह चिकनी रहती है, खुरदरी नहीं रहती है। इस वजह से इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। मुख्यतः ये उन कोशिकाओं में पाई जाती है जिनमें प्रोटीन संश्लेषण कम होता है। ये उन कोशिकाओं में पाई जाती है जिनमें लिपिड संश्लेषण अधिक होता है, जैसे फॉस्फोलिपिड, स्टेरॉइड आदि हार्मोन का संश्लेषण अधिक होता है। जैसे पेशी कोशिकाओं में पाए जाने वाले राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इसकी जो सिस्टर्नी, वेसिकल्स और जो ट्यूबुल्स होती है, वो मायोफाइब्रिल्स के आसपास चारों तरफ इसके रहती है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दो प्रकार की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम ही पाए जाते हैं। इस वजह से ये सतह इसकी दिखने में चिकनी होती है और यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है, यहाँ पे लिपिड सिंथेसिस होता है। ये तो इसके टाइप्स हो गए। अब इसके कार्य, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस देखते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट, ये जो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, ये कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्रक झिल्ली तक अनवरत रूप से कोशिका द्रव्य में फैली रहती है। इस वजह से ये नलिकाओं या वेसिकल्स का एक जाल सा बनी रहती है। इस वजह से ये है कोशिका द्रव्य को सपोर्ट करती है, मैकेनिकल सपोर्ट करती है। इस वजह से ये यांत्रिक सपोर्ट का सहारा भी बनती है कोशिका का। दूसरा फंक्शन है, इसका कार्य है, वो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, जैसा कि हमें पता है कि एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, वो कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्रक झिल्ली तक फैली रहती है और यांत्रिक सपोर्ट का सहारा भी बनती है। इसी वजह से ये कोशिका के बाहरी और अंदरूनी वातावरण के बीच पदार्थों का विनिमय करती है। इसके साथ ही कोशिका के अंदरूनी वातावरण में भी पदार्थों का विनिमय करती है। ये जो पदार्थों का विनिमय होता है, वो परासरण, विसरण या सक्रिय विघटन द्वारा भी हो सकता है। परासरण, विसरण या एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा भी हो सकता है। इसके लिए, इस ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ एंडोप्लाज्म की झिल्ली के ऊपर कुछ अभिगमन वाहक एंजाइम जैसे कि परमीय एंजाइम भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन इसका वो है इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट।
में अंदरूनी ट्रांसपोर्ट, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी सहायक होती है, जैसे कि ये केंद्रक से कोशिका द्रव्य पदार्थों के अभिगमन, प्रोटीन या न्यूक्लियोप्रोटीन या आरएनए का अभिगमन में सहायक होती है, या केंद्रक से कोशिका द्रव्य या कोशिका द्रव्य से केंद्रक में भी पदार्थों के अभिगमन में सहायक होती है। नेक्स्ट है इसका ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। यकृत या लीवर की कोशिकाओं में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में ये सहायता करती है। इसके लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम भी पाया जाता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है वो डिटॉक्सिफिकेशन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन, निराविषीकरण। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी विष पदार्थ होते हैं उनके प्रभाव को कम करती है। इस वजह से इसका काम डिटॉक्सिफिकेशन है, ये हानिकारक पदार्थों के प्रभाव को कम करती है। नेक्स्ट है लिपिड सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का निर्माण भी करती है, इस वजह से ये फास्फोलिपिड या कोलेस्ट्रॉल आदि का सिंथेसिस भी करती है, या स्टीरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस भी करती है। नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस। इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर जो राइबोसोम पाए जाते हैं उनके ऊपर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ मेन फंक्शंस है, इसके टाइप्स देखें और इसकी संरचना देखी।